हेलो गाइस। आज मैं असुर वेब सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज़ है। और मैं इस शो का पहला सीजन एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं। और ये वेब सीरीज़ काफ़ी पसंद भी की जा रही है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पहले एपिसोड में हम एक पंडित को देखते हैं, जो अपने बेटे के साथ बनारस के घाट पर एक आदमी की पूजा विधि संपन्न कराने में मदद कर रहा था। और नाव से घर लौटते वक्त वो पंडित नाव से नदी में गिरकर मर जाता है। और बेटे को अपने पिता की मौत का जरा भी गम नहीं था, और वो सीधा अघोरियों के पास जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और हमें निखिल नायर नाम का शख्स दिखाया जाता है, जो अमेरिका में FBI में फॉरेंसिक साइंस का ऑफिसर था। तभी उसके पास उसका एक दोस्त अर्जुन आकर उसे एक केस में मदद मांगता है। निखिल अपने काम को लेकर काफी सीरियस रहा करता था, और इस वजह से वो अपनी पत्नी नैना और बेटी रिया को टाइम नहीं दे पा रहा था, और इसी कारण उसकी रोज नैना से अनबन होती रहती थी। तभी इंडिया में एक मास्क पहना हुआ आदमी एक औरत का बुरी तरह से मर्डर कर देता है और उसकी बॉडी को कुत्तों को डाल देता है। तभी निखिल के पास एक अनजान नंबर से एक मैसेज आता है, जिसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स थे। निखिल उन कोऑर्डिनेट्स को इंडिया में लोलार्क को, जो CBI ऑफिसर है, उसे सेंड कर देता है। अब लोलार्क को दिल्ली के किसी सुनसान लोकेशन पर एक बॉडी मिलती है। उसकी हालत बहुत ही खराब थी और बॉडी पर मास्क भी था। और निखिल को ऐसे कोऑर्डिनेट्स का तीसरी बार मैसेज मिला था। जब भी निखिल को ऐसे कोऑर्डिनेट्स के मैसेज आते थे और उन्हें फॉलो करने पर उन्हें हमेशा डेड बॉडीज ही मिलती थी। यहाँ इस केस पर एक सीनियर CBI ऑफिसर धनंजय राजपूत और उसकी कलीग नुसरत काम कर रहे थे। और दोनों नोटिस करते हैं कि सारी डेड बॉडीज की सीधे हाथ की पहली उंगली यानी इंडेक्स फिंगर को काट लिया गया है। अब किलर धनंजय राजपूत या DJ को एक CD भेजता है, जिसमें वो उसे हिंदू रिलीजन के रहस्यों के बारे में बता रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि निखिल पहले CBI में ही काम किया करता था, लेकिन DJ की वजह से उसने CBI से रिजाइन कर दिया था। यहाँ लोलार्क को किलर की कार मिलती है। जब DJ कार के अंदर चेक करता है तो कार में अचानक आग लग गई थी। जब DJ अपने घर वापस जा रहा था तो उसे अपनी वाइफ संध्या का मैसेज आता है, जिसमें उसने DJ के लिए घर पर एक सरप्राइज छोड़ा था। जब DJ अपने घर जाता है तो उसे घर के बाहर एक एनवेलप मिलता है, जिसमें एक पेन ड्राइव था। जब DJ पेन ड्राइव प्ले करता है तो उसमें संध्या दिखाई जाती है, जिसमें किलर उसका मर्डर कर रहा था। और जो बॉडी DJ को हाल ही में मिली थी, वो उसकी पत्नी संध्या की ही थी। और एपिसोड 1 यही खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 2 शुरू होता है और कहानी 18 साल पहले की दिखाई जाती है, जहाँ पर एक बच्चा अघोरियों के साथ था। और इस बच्चे का नाम शुभ होता है, जिसे उसके पिता असुर कहा करते थे, क्योंकि उस बच्चे के अंदर इंसानों के बच्चों की तरह एक भी गुण नहीं थे। लेकिन शुभ बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट था और उसके पास पैदाइशी कुछ चमत्कारी पावर्स थी। वो किसी भी बुक के पन्नों को देखकर ही उसे याद कर लिया करता था। शुभ का जन्म समय से पहले ही हो गया था और उसे जन्म देने के बाद उसकी माँ मर गई थी, इसलिए उसके पिता उसे असुर कहकर बुलाया करते थे। और उसके पिता और कोई नहीं बल्कि वही पंडित थे, जिनकी मौत नाव से पानी में गिरकर हुई थी। अपने पिता के इसी व्यवहार के कारण शुभ उन पर गुस्सा रहता था, और इसी गुस्से में एक दिन वो एक कुत्ते को जिंदा जलाकर मार डालता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और DJ अपनी वाइफ संध्या के मर्डर की वीडियो को देखकर काफी इमोशनल था कि तभी वो किलर की गर्दन पर बने एक टैटू को नोटिस करता है। यहाँ निखिल भी इस केस को सॉल्व करने अमेरिका से इंडिया वापस आ रहा था, और निखिल इस टैटू को देखकर कहता है कि ये नागा ट्राइब का टैटू है। और दूसरी तरफ नागालैंड की पुलिस को भी एक डेड बॉडी मिलती है, और बॉडी के पास वही सेम मास्क पड़ा था जो संध्या की डेड बॉडी के पास से मिला था। यहाँ निखिल DJ के पास जाकर उससे सिंपैथी शो करता है, और DJ उसे बताता है कि संध्या का अफेयर चल रहा था और वो DJ से डाइवोर्स चाहती थी। यहाँ नुसरत भी नागालैंड पहुंच गई थी उस डेड बॉडी के पास से एविडेंस इकट्ठा करने के लिए। अब CBI में हमें एक रसूल नाम का शख्स दिखाया जाता है, जो हैकिंग का काम करता था। रसूल लोलार्क को बताता है कि किलर के पास संध्या के किचन की चाबियां थी और कार में एक GPS भी मिला था। नागालैंड से मिली डेड बॉडी को चेक करते वक्त CBI को पता चलता है कि इस आदमी का नाम लाल थनजारा है, जिसकी मौत किसी जहर खाने से हुई थी। और यही वो आदमी था जिसने संध्या को मारा था, क्योंकि इसकी गर्दन पर सेम वही टैटू था जो किलर की गर्दन पर था। अब लाल थनजारा की बॉडी की ऑटोप्सी करते वक्त निखिल और नुसरत को पता चलता है कि ये एक प्लान मर्डर था,
और तभी नुसरत और निखिल डीजे को लेकर बातें करने लगते हैं। नुसरत उसे बताती है कि संध्या की ऑटोप्सी करते वक्त उन्हें पता चला था कि उसका हाल ही में अबॉर्शन कराया गया था। और ये सुनकर निखिल डीजे पर शक करने लगता है। यहाँ रसूल लोलार को बताता है कि संध्या की कार का जीपीएस कनेक्शन डायरेक्ट डीजे के फोन से कनेक्ट था। अब सारे सबूत डीजे की तरफ ही इशारा कर रहे थे। अब निखिल के कहने पर रसूल लाल थंजारा की ट्रैवल हिस्ट्री चेक करता है और उसे पता चलता है कि लाल थंजारा कुछ ही दिनों पहले ही दिल्ली आया था। और निखिल का मानना था कि लाल थंजारा दिल्ली सिर्फ डीजे से मिलने ही आया था। अब निखिल लाल थंजारा के घर से मिले कैश को फिंगरप्रिंट्स के लिए सेंड करता है और कैश पर डीजे के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। लाल थंजारा को अस्थमा था और उसकी डेड बॉडी के पास पुलिस को अस्थमा पंप मिलते हैं। निखिल का कहना था कि इन सभी मर्डर्स को अंजाम केवल वही व्यक्ति दे सकता है जिसे फोरेंसिक साइंस की नॉलेज हो, और केवल डीजे ही इन सब में एक्सपर्ट था। जब निखिल डीजे से इन सभी मर्डर्स के बारे में पूछताछ करता है तो डीजे कहता है कि कोई मुझे फंसा रहा है, और सीबीआई हेड शशांक डिसाइड करते हैं कि डीजे को अरेस्ट किया जाए और उसे जेल में डाल दिया जाए, और एपिसोड 2 यही खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत 18 साल पहले वाराणसी में होती है, जहां शुभ के दादाजी उसे साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर आए थे, जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि शुभ का आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है। जब डॉक्टर शुभ से बात करते हैं तो शुभ कहता है कि वो बड़ा होकर असुर बनेगा। डॉक्टर उसके दादाजी को कहते हैं कि आप इसके पिता को समझाइए कि इसके सामने ऐसी बातें ना किया करे। डॉक्टर्स उन्हें ये भी बताते हैं कि शुभ को हाइपरलेक्सिया है और ऐसे लोग दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं, फिर चाहे वो दुनिया को बसाना हो या फिर उजाड़ना। अब शुभ हॉस्पिटल के एक रूम में जाता है जहां उसे एक स्केलेटन मिलता है, और शुभ अपने पिता के बारे में सोचता है और स्केलेटन के दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर को काट लेता है। अब सीन दोबारा प्रेजेंट डे में आता है और निखिल के फोन में 3 कोऑर्डिनेट्स के मैसेज आते हैं। जब निखिल उनको ट्रेस करता है तो वो 3 लोकेशन इंडिया में कोलकाता के सॉल्ट लेक, दिल्ली के एक मार्केट और गुरुग्राम के सिकंदरापुर के थे। अब सीबीआई अपनी कार्यवाही शुरू करती है। पहली लोकेशन को फॉलो करने पर उन्हें एक आदमी की लाश उसी की कार में मिलती है। उसकी कार के एग्जॉस्ट पाइप को मोड़ दिया गया था और कार में गैस भरने से उसकी मौत हो गई थी। जब सीबीआई जांच शुरू करती है तो उन्हें पता चलता है कि मरने वाला शख्स बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन उन्हें एक बात समझ नहीं आती कि किलर रैंडम लोकेशन पर रैंडम लोगों को क्यों मार रहा है। यहाँ जेल में डीजे पुलिस से पेन पेपर मांगता है, लेकिन पुलिस उसे सिर्फ चौक ही देती है। अब डीजे जेल के अंदर ही किलर को और उसके अगले टारगेट्स को समझने की कोशिश कर रहा था। अब पुलिस सेकंड कोऑर्डिनेट को फॉलो करती है और वो लोकेशन गुरुग्राम के एक कब्रिस्तान की निकलती है, जिसे सालों से इस्तेमाल नहीं किया गया था। यहाँ सीबीआई को थर्ड लोकेशन, जो दिल्ली की कॉफिन मार्केट की थी, सीबीआई को वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। अब निखिल को यहाँ रियलाइज होता है कि शायद किलर ने इस बार किसी जिंदा आदमी को दफनाया है, और उसे वहाँ एक टाइमर भी दिखता है। अब यहाँ निखिल फिर से लाल थंजारा के घर से मिले कैश को दोबारा फिंगरप्रिंट्स के लिए भेजता है। तभी उसे पता चलता है कि डीजे का सिर्फ अंगूठे का ही प्रिंट है और इंडेक्स फिंगर का प्रिंट नहीं था। इसका मतलब कोई डीजे को फंसाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ सीबीआई को कॉफिन ऑनर का नाम और एड्रेस पता चलता है, और ऑनर की वाइफ बताती है कि जॉर्ज कभी कभी ऐसे ही बाहर घूमने चला जाता है और बाद में वापस भी आ जाता है। जब निखिल जॉर्ज का फ़ोन नंबर ट्रेस करता है तो उन्हें पता चलता है कि जॉर्ज की लास्ट लोकेशन वही कब्रिस्तान की थी। जब निखिल और उसकी टीम कब्रिस्तान पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शायद जॉर्ज किसी कार में कैद होगा, और ढूंढने पर उन्हें वो कार मिल भी जाती है। कार की डिक्की खोलने पर उन्हें जॉर्ज बेहोश और बंधा हुआ मिलता है। जॉर्ज के होश में आते ही वो बताता है कि कल रात को उसने खुद शैतान को देखा, जिसने एक लाल रंग का मास्क पहना हुआ था। जॉर्ज बताता है कि उस मास्क पहने आदमी ने जॉर्ज की फैमिली को प्रोटेक्ट करने को कहा था, इसलिए जॉर्ज ने उसकी मदद की। वो बताता है कि उस आदमी ने उसकी आंखों के सामने ही एक जिंदा आदमी को कॉफिन में बंद करके दफना दिया। अब निखिल समझ जाता है कि किलर ने वो टाइमर उसी आदमी के लिए लगाया था जिसे उसने जिंदा दफनाया है। जॉर्ज बताता है कि उसके बाद आगे क्या हुआ उसे नहीं पता, क्योंकि किलर ने उसे बेहोश कर दिया था। अब यहाँ डीजे निखिल को फोन करके बताता है कि किलर तुम्हें जानबूझकर वो सभी कोऑर्डिनेट्स और लोकेशन भेज रहा है, क्योंकि वो तुमसे कुछ चाहता है। तभी उसने तुम्हें अमेरिका से इंडिया आने पर मजबूर किया। लेकिन निखिल डीजे की बात को टोटली इग्नोर करता है और जॉर्ज को उसके घर भेज देता है।
अब निखिल और उसकी टीम उसी कॉफिन को ढूंढने लगते हैं जिसमें उस आदमी को जिंदा दफन किया गया था, और उन्हें वो कॉफिन मिल भी जाता है। और उसे बाहर निकालकर खोलने पर उसमें से जहरीली गैस बाहर निकलती है, जिससे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। और उस कॉफिन में से एक जिंदा आदमी बाहर निकलता है जिसने ऑक्सीजन मास्क पहना था, और हम सबको यही लगता है कि शायद यही वो किलर है। अब यहाँ हमें निखिल दिखाया जाता है जो एक कमरे में बेहोश पड़ा था, और एपिसोड 3 यही खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 4 की शुरुआत 11 साल पहले होती है, जहां हम देखते हैं कि शुभ और उसके पिता ने जिस आदमी के लिए पूजा की थी वो और कोई नहीं, डीजे था। जब शुभ के पिता की पानी में डूबने से मौत हुई थी तो डीजे ने ही कहा था कि मौत डूबने से नहीं बल्कि जहर देने से हुई है। जब डीजे शुभ को सिंपैथी दे रहा था तो शुभ बहुत ही अजीब तरीके से बात करता है, और उसकी बातों से डीजे को लग रहा था कि शुभ को अपने पिता की मौत का जरा भी दुख नहीं है। शुभ डीजे से कर्मा के बारे में बातें कर रहा था और वहां से चला जाता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ हम देखते हैं कि निखिल लापता है और सीबीआई टीम उसे ढूंढ रही थी। यहाँ जब निखिल की वाइफ नैना को उसके लापता होने की न्यूज मिली तो नैना अपनी बेटी रिया को लेकर सीधा इंडिया वापस आ गई। जब निखिल को होश आता है तो उसकी बात किलर से होती है। किलर उसे बताता है कि वो उसे अमेरिका से ही फॉलो कर रहा था। इसका मतलब कि डीजे सही था। अब किलर निखिल को धमकी देता है कि वो उसके प्लान को सक्सेसफुल करने में उसकी मदद करे, वरना वो उसकी वाइफ और बेटी को मार देगा। किलर निखिल को एक न्यूरो सर्जन डॉक्टर अभिलाषा को मारने में हेल्प मांगता है। अब यहाँ निखिल मजबूर होकर अपनी फोरेंसिक साइंस की हेल्प से उस डॉक्टर को मारने में हेल्प करता है। अब निखिल किलर को उस डॉक्टर को मारने का प्लान बताता है कि अभिलाषा के टाइटेनियम टूथ कैप को आयरन टूथ कैप से बदलना होगा, क्योंकि डॉक्टर अभिलाषा रोज अपने एक्सपेरिमेंट से पहले अपनी मशीनें खुद चेक करती है। जब आयरन टूथ कैप उस मशीन के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा तो वो आयरन टूथ कैप एक बुलेट की तरह काम करेगा। और निखिल किलर को ये भी कहता है कि अगर वो बॉडी को पानी में डालेगा तो सबूत मिट जाएगा, और किलर बिल्कुल ऐसा ही करता है। अब इस बार कोऑर्डिनेट्स लोलार्ड के पास आते हैं, जिसे फॉलो करने पर सीबीआई को पानी में डॉक्टर अभिलाषा की बॉडी मिलती है। अब क्योंकि ये अंडर वाटर क्राइम था तो सीबीआई ऑफिसर नुसरत डीजे की मदद चाहती थी, क्योंकि एक डीजे ही था जिसे ऐसे केसेस का एक्सपीरियंस था। इसलिए डीजे को जेल से बाहर निकाला जाता है। अब नुसरत और लोलार्क मिलकर डीजे को जेल से बाहर निकलवाते हैं। डीजे उस बॉडी को देखकर कहता है कि ये मर्डर निखिल ने ही किया है। निखिल हम तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहता है। और डीजे ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि सीबीआई ज्वाइन करने के बाद जो पहला केस निखिल ने डीजे के साथ सॉल्व किया था वो अंडर वाटर क्राइम सीन ही था। और एपिसोड 4 यही खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग 10 साल पहले से होती है, जहां शुभ को जेल में डाला जाता है और शुभ अपना रहस्यमय ज्ञान जेल के कैदियों को देने लगता है। और जेल में उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे थे और वो शुभ को अपना ब्लड सेक्रीफाइस करने लगे थे। अब यहाँ कैद में निखिल किलर से सिगरेट्स मांग रहा था, लेकिन किलर उसे सिगरेट्स ना देकर पैरासीटामोल देता है। अब किलर सीधा आकर निखिल से उस कमरे में मिलने भी जाता है और निखिल उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। यहाँ दूसरी तरफ डीजे जेल में एक केसर भारद्वाज नाम के आदमी से मिलता है, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर था। सीबीआई हेड शशांक ने डीजे को अनऑफिशियली केस में इंक्लूड कर लिया था, इसलिए डीजे जेल के अंदर रहते हुए भी केस पर काम कर रहा था। डीजे की टीम में एक समर्थ नाम का एक साइकोलॉजिस्ट था, जो विक्टिम्स के हॉरोस्कोप के बीच एक कनेक्शन ढूंढने के लिए सजेस्ट करता है। यहाँ नैना और रिया के लिए पुलिस सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी ताकि किलर उन तक ना पहुंच सके। अब डीजे के कहने पर लोलार्क केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए एक यशवंत नाम के रिटायर्ड पुलिस वाले के घर मिलने पहुंचता है, जिससे उसे शुभ के बारे में पता चलता है। यशवंत लोलार्क को बताता है कि शुभ ने अपने ही पिता की हत्या की थी और 2008 में जेल में आग लगने के कारण उसके और उसके 2 साथियों की मौत हो गई थी। जब लोलार्क डीजे को शुभ के बारे में बता रहा था तो डीजे को 10 साल पहले जेल जाते वक्त शुभ ने जो जो बातें कही थी सब याद आती हैं। डीजे जान चुका था कि शुभ मरा नहीं, जिंदा है और वही ये मर्डर्स कर रहा है। यहाँ किलर निखिल को अपने नेक्स्ट टारगेट की फोटो भेजता है, जो एक काफी रिच और फेमस आदमी था। और एपिसोड 5 यही खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत 1 साल पहले कोल्हापुर में शुरू होती है, जहाँ एक बूढ़ा पेंटर असुर काली की पेंटिंग बना रहा था और वो अपने पोते को हिंदू माइथोलॉजी की कहानियां सुनाता है। जब उसका पोता सोने चला जाता है
तो एक मास्क किलर आकर उस बूढ़े पेंटर की हत्या कर देता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और किलर निखिल को उस अमीर आदमी आदित्य को मारने की प्लानिंग करने को बोलता है, लेकिन निखिल उससे कहता है कि आदित्य को मारना नामुमकिन है क्योंकि उसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है। यहाँ डीजे इंडोनेशिया के एक टीचर से बात करता है और वो टीचर डीजे को उस मास्क के बारे में बताता है कि ये मास्क एक बैलेनिस मास्क है जो शैतान का प्रतीक है। वो टीचर उसे बताता है कि जब वो इंडिया आया था तो शुभ से मिला था और उसका फॉलोअर बन गया था। डीजे उससे पूछता है कि क्या कभी उसने शुभ को देखा है, तो टीचर बताता है कि वो देख नहीं सकता। यहाँ नुसरत शुभ के पुराने फोटो पर एज प्रोग्रेशन अप्लाई करके उसकी प्रेजेंट की शक्ल कैसे दिखती है सॉफ्टवेयर के जरिए पता करने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ लुलाक शुभ के बारे में पता करने के लिए उसके दादाजी के पास पहुंचता है। शुभ के दादाजी लुलाक को शुभ के बचपन की ड्राइंग्स दिखाते हैं जिसमें शुभ ने शैतान की ड्राइंग्स बनाई थी। अब यहाँ उसके दादाजी बताते हैं कि उसके बेटे को एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो देवों के नक्षत्रों में पैदा हुआ हो, इसलिए वो अपने अजन्मे बेटे की कुंडली बनाकर अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से शुभ का जन्म तारीख से पहले ही हो गया था। शुभ का जन्म असुरों के नक्षत्रों में हुआ था, इसलिए शुभ के पिता उसे असुर मानते थे। अब शुभ के दादाजी लुलार को माइथोलॉजिकल कहानी दीति अदिति और ऋषि कश्यप की कहानी सुनाते हैं, जिससे इंस्पायर होकर शुभ के पिता ने अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी कंट्रोल करने की कोशिश की थी। इस कहानी के हिसाब से दीति अदिति दोनों ऋषि कश्यप की पत्नियां थी, पर अदिति के पुत्र देव बने और दीति के पुत्र असुर, और ये सब अलग अलग नक्षत्रों में पैदा होने के कारण हुआ था। दूसरी तरफ डीजे केसर से बात करता है, जहां केसर उसे बताता है कि सुर असुर एक कंसेप्ट है, इंसान के अंदर दोनों ही मौजूद हैं। अब ये हम इंसानों पर डिपेंड करता है कि अच्छे काम करके हम सुर बनना चाहें या बुरे काम करके असुर। अब केसर उन सारे मर्डर्ड लोगों की कुंडली देखकर बताता है कि ये सभी धनिष्ठ नक्षत्रों में पैदा हुए थे और सबकी कुंडली में ये लिखा था कि वो दुनिया में अच्छे कर्म करेंगे। अब यहाँ रसूल डीजे से कहता है कि किलर के पास नेशनल इंफॉर्मेटिव डेटाबेस में सारे लोगों के बर्थ प्लेस और बर्थ टाइमिंग स्टोर रहता है और इसे यूज करके किलर सिर्फ धनिष्ठ नक्षत्रों में पैदा हुए लोगों को ही मार रहा है। अब ये सुनकर डीजे निखिल की वाइफ नैना से डेटाबेस को हैक करने के लिए बोलता है। नैना एनआईसी डेटाबेस को हैक करने में सक्सेसफुल हो गई थी। अब यहाँ डीजे बोलता है कि अगला बंदा कोई फेमस आदमी ही होगा, क्योंकि अगर किलर अपनी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता है तो वो आदित्य जालन को ही अपना टारगेट बनाएगा। हाल ही में आदित्य न्यूज में काफी पॉपुलर था क्योंकि उसने अपनी आधी प्रॉपर्टी दान में दे दी थी। अब इससे ये पता चलता है कि आदित्य एक नेक इंसान था और किलर ऐसे ही लोगों को अपना टारगेट बनाता है। यहाँ निखिल को टीवी सिग्नल के एनालॉग से पता चल गया था कि वो दिल्ली में ही कहीं कैद है, लेकिन फिर भी निखिल किलर की आदित्य को मारने में मदद करता है और एक प्लान बनाता है। अब यहाँ डीजे और उसकी टीम आदित्य के पास जाकर उसे वार्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आदित्य उनकी बातें इग्नोर करता है। अब यहाँ डीजे को किलर का फोन आता है और वो कहता है कि कल 12 बजे आदित्य को उसी की एंगेजमेंट पार्टी में मार डालेगा। अब डीजे आदित्य की सिक्योरिटी और भी टाइट कर देता है और रसूल को सिक्योरिटी टीम में डालता है। पार्टी में आदित्य को कुछ भी बिना टेस्टिंग के नहीं दिया जाता। निखिल ये बात पहले से ही जानता था, इसलिए उसने किलर को एक बॉम्ब बनाने को कहा था और ये बॉम्ब एक टॉय ट्रक में था, इसलिए सिक्योरिटी उसे इजीली ट्रेस कर लेती है और उस टॉय ट्रक को एक फ्रीजर में डाल देती है एक्सप्लोजन कंटेन करने के लिए। अब सब रिलैक्स हो गए थे कि तभी लाइट चली जाती है और लाइट के वापस आते ही आदित्य को मरा हुआ पाते हैं। सभी विक्टिम्स की तरह आदित्य के पास भी वही मास्क पड़ा था और दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर कटी हुई थी। आदित्य को मरा हुआ देख सब डर जाते हैं और उसे देखकर लग रहा था कि उसे जहर देकर मारा गया है और एपिसोड 6 यही खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 7 की शुरुआत 10 साल पहले जेल में होती है, जहां शुभ को निखिल काफी पसंद आने लगता है क्योंकि निखिल शुभ से काफी अच्छी तरह से बात कर रहा था। शुभ से आज तक इस तरह से किसी ने बात नहीं की थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां आदित्य की ऑटोप्सी करने पर यह पता चलता है कि आदित्य को अल्सर था, इसलिए वाइन में मिला न्यूरोटॉक्सिक खून में मिलने से उसकी तुरंत मौत हो गई थी। ऑटोप्सी के दौरान डीजे को 2 और केमिकल्स भी मिलते हैं। डीजे को लगता है कि ये एक्स्ट्रा केमिकल निखिल ने ही उनके लिए मैसेज के तौर पर यूज किए हैं। जब किलर निखिल से डायरेक्टली बात करता है तो कुछ रहस्यमय तरीके से बातें बोल रहा था।
ये सुनकर निखिल को शुभ की बातें याद आती हैं। अब निखिल को भी ये लग रहा था कि असली किलर शुभ जोशी ही है। यहाँ केसर डीजे को किलर को अच्छे से समझ पाने में मदद करता है। केसर कहता है कि किलर खुद को कहीं ना कहीं एक डीमन समझता है, यानी किलर खुद को कली समझ रहा था और ये सब करके वो डायरेक्ट विष्णु भगवान को धरती पर कल की अवतार लेने के लिए उकसा रहा है। केसर शुभ की कुंडली चेक करता है और उसे पता चलता है कि शुभ की कुंडली कली नाम के असुर से मिलती है। ये सुन डीजे शॉक रह जाता है और समझ जाता है कि शुभ जिंदा है। अब यहाँ लुलार्क एक लैंग्वेज एक्सपर्ट के पास जाकर केसर की पॉडकास्ट और मोटिवेशनल स्पीच की सीडी जो वो जेल भेजा करता था, लुलार्क उस सीडी की लैंग्वेज मैच करवाता है और उसे पता चलता है कि 2 अलग अलग बंदों से रिकॉर्ड किए गए हैं। मतलब ये पॉडकास्ट केसर नहीं कोई और रिकॉर्ड करता था। ये सुनकर लुलार्क को केसर पर शक होने लगता है। अब यहाँ एनआईसी के डेटाबेस को हैक करके पता चल चुका था कि किलर ने अपने नेक्स्ट टारगेट चुन लिए हैं और वो थे एक राधिका नाम की जर्नलिस्ट और एक नीरज यादव नाम का लेफ्टिस्ट। अब इन दोनों की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। निखिल किलर से अपनी वाइफ नैना से बात करने की रिक्वेस्ट करता है, इसलिए किलर निखिल को बात करने की परमिशन दे देता है। यहाँ निखिल नैना से फोन पर अजीब ढंग से बात कर रहा था और नैना भी इसे रिकॉर्ड कर डीजे को सुनाती है। रिकॉर्डिंग सुनकर डीजे समझ जाता है कि निखिल कहीं और नहीं बल्कि दिल्ली में ही है। डीजे को आदित्य की बॉडी से जो 2 एलिमेंट्स मिले थे, जब डीजे उनकी ऑटोमेटिक वेट्स कैलकुलेट करता है तो पता चलता है कि दिल्ली में किसी जगह के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब यहाँ डीजे एनआईसी डेटा को बंद करने की परमिशन मांगता है ताकि वो किलर को नेक्स्ट टारगेट चुनने से रोक सके और अथॉरिटीज इस बात की परमिशन नहीं देते। यहाँ लुलार्क डीजे को उन्हीं 2 सीडीज के बारे में इन्फॉर्म करता है। अब डीजे को केसर पर शक होने लगा था। यहाँ किलर ओमान के उमर सईद नाम के शख्स को टारगेट करता है, जिसका नोटिफिकेशन नैना के फोन में आता है क्योंकि नैना ने एनआईसी डेटाबेस में एक ट्रैकर लगा दिया था जिससे किलर जो भी नेक्स्ट टारगेट चुनेगा उसका पता सीबीआई को चलता रहेगा। यहाँ डीजे नैना से कहता है कि वो उस उमर नाम के शख्स का नाम बदलकर डीजे का नाम डाल दे। शुभ डीजे का नाम देखते ही उसे टारगेट जरूर करेगा। अब डीजे की बात मानकर नैना एनआईसी डेटाबेस में डीजे का नाम ऐड कर देती है। किलर जब नेक्स्ट टारगेट चूज करता है तो डीजे का नाम उसमें आता है। अब किलर डीजे की डिटेल्स निखिल को सेंड करता है ताकि निखिल डीजे का मर्डर प्लान कर सके। अब यहाँ सीबीआई और पुलिस डीजे के बताए अनुसार उन कोऑर्डिनेट्स की लोकेशन को चेक करती हैं और उन्हें कई सारी खाली पुरानी बिल्डिंग्स दिखती हैं और उनमें से एक बिल्डिंग में पुलिस को कई सारे कंप्यूटर और मशीनें दिखती हैं कि तभी किलर आकर उन्हें शूट कर देता है और एपिसोड 7 यही खत्म हो जाता है। अब फाइनल एपिसोड 8 की शुरुआत 10 साल पहले शुरू होती है, जहां निखिल और डीजे की बहस चल रही थी क्योंकि शुभ एक माइनर था, लेकिन डीजे ने उसके बर्थ सर्टिफिकेट से छेड़छाड़ कर उसे 18 साल का साबित कर दिया था, जिसकी वजह से शुभ को जेल भेजा गया, वरना वो बाल सुधार गृह जाता। निखिल डीजे को कहता है कि ये करना गलत था क्योंकि शुभ नाबालिग है और जेल में उस पर गलत असर पड़ेगा, लेकिन डीजे का कहना था कि शुभ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसी ने अपने पिता को जहर देकर मारा है और ऐसे इंसान का समाज में रहना ठीक नहीं। इसी बात पर निखिल ने सीबीआई से रिजाइन कर दिया था और यूएस जाकर एफबीआई में प्रोफेसर की नौकरी करने लगा। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां नीरज, राधिका और उमर तीनों मिसिंग थे और किलर ने उन्हें एक कंटेनर में बंद कर दिया था और कंटेनर में उतना ही ऑक्सीजन था जिससे तीनों ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे तक जिंदा रह पाएंगे। यहाँ डीजे रसूल और लुलार को केसर के घर भेजता है और यहाँ नैना को पता चलता है कि 2008 से पहले केसर का एग्जिस्टेंस ही नहीं था और यहाँ तक कि केसर ने अपना फेक बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवाया था, जिससे डीजे को लगता है कि केसर ही असली शुभ है। यहाँ किलर निखिल को उसकी बेटी रिया की धमकी देता है, जिससे निखिल किलर को डीजे को मारने का प्लान बताता है। अब यहाँ किलर डीजे को मारने की तैयारी शुरू कर देता है। यहाँ निखिल खुद को जानबूझकर एक पेंसिल से हर्ट करता है और किलर से कहता है कि उसे नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, जिस पर किलर निखिल को एक ग्लास पानी लाकर देता है। निखिल वो पानी फेंक देता है और किलर द्वारा दी गई पैरासीटामोल की टैबलेट्स को क्रश करके पाउडर बनाता है और इस पाउडर को ग्लास पर लगाकर एक प्लास्टिक की मदद से किलर की फिंगरप्रिंट्स निकाल लेता है और फाइनली निखिल उस कमरे के लॉक को खोलकर बाहर निकल आता है। रूम से बाहर आकर निखिल बहुत से कंप्यूटर और मशीन्स को देखता है और किलर का कुछ अता पता नहीं था, क्योंकि किलर डीजे को मारने कब का जेल पहुंच चुका था। अब यहाँ लुलार को रसूल के हाथों पर जलने का निशान दिखता है। पूछे जाने पर रसूल कहता है कि ये निशान बचपन से उसके हाथों पर है, लेकिन लुलार को रसूल पर शक होने लगा था। यहाँ किलर जेल पहुंच चुका था
जहां वो कैदियों के साथ बॉल खेल रहा था। किलर जानबूझकर बॉल को जेल के बाहर फेंक देता है। जब बॉल बाउंड्री के बाहर चली जाती है तो एक आदमी आकर बॉल को चेंज कर देता है। इस बॉल के अंदर बॉम्ब बनाने का सामान था, जिसके जरिए किलर जेल के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहता था। यहाँ नैना केसर को ट्रेस कर लेती है और उस लोकेशन पर तुरंत लुलाक और रसूल पहुंच जाते हैं। उन्हें केसर कार के अंदर मिलता है। सीबीआई केसर को अरेस्ट कर लेती है कि तभी लुलाक को एक इम्पोर्टेंट कॉल आता है और लुलाक वहां जाने के लिए निकलने लगता है कि तभी रसूल भी लुलाक के साथ जाने की जिद करने लगता है। यहाँ राधिका, नीरज और उमर तीनों कंटेनर के अंदर आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। इसी बीच ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है और टाइमर भी तेजी से दौड़ने लगा था। अब क्योंकि लुलाक को रसूल पर शक था, इसलिए वो रसूल से सवाल जवाब करने लगता है, लेकिन रसूल उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और अपने एक दोस्त से लुलाक की बात करवा देता है। लुलाक रसूल पर इसलिए शक कर रहा था क्योंकि जब उस रिटायर्ड ऑफिसर ने बताया था कि जेल में आग लगने से 3 कैदी जलकर मारे गए थे, लुलाक को बर्न मार्क देकर लग रहा था कि रसूल ही शुभ होगा। लेकिन जब कोई प्रूफ नहीं मिलता तो वह रसूल से माफ़ी मांगता है। अब यहाँ रसूल बहुत ही जेंटली लुलाक से कहता है कि जो लीड आपको मिला था वो इसी रास्ते पर है। लुलाक की सुन शौक रह गया था क्योंकि उसे लीड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब यहाँ किलर जेल में बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। अब यहाँ किलर सबको मार देता है और डीजे के पास पहुंच जाता है, लेकिन डीजे किलर को पकड़कर एक चेयर पर बांध देता है और किलर उसे बताता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे कई और साथी हैं। इसका मतलब कि ये भी असली शुभ नहीं है बल्कि उसका एक स्टूडेंट है। यहाँ डीजे किलर को घायल कर देता है और तभी डीजे को कॉल आता है कि सीबीआई टीम ने केसर को पकड़ लिया है। यहाँ रसूल और लुलाक दोनों निखिल को कैद किए जाने वाली जगह पर पहुंच गए थे। यहाँ डीजे केसर को इंजेक्शन देता है ताकि वो उससे सच उगलवा सके। यहाँ लुलाक को एक स्केच बुक मिलती है जो कि बिल्कुल शुभ की बनाई हुई स्केचेस से मिलती थी। तभी रसूल लुलाक पर पीछे से हमला कर देता है और एक चेयर से बांध देता है। अब यहाँ रसूल लुलाक को कहता है कि बचपन में एक टीचर ने उसे फेल कर दिया था, जिससे उसने उस टीचर की जान ले ली थी, और रसूल लुलाक को ये बताता है कि उसने उसे जहर दे दिया है। अब यहाँ राधिका, नीरज और उमर की न्यूज़ सब जगह लाइव टेलीकास्ट हो रही थी और निखिल भी उन तीनों को कंटेनर के अंदर तड़पते हुए देख रहा था और वो तुरंत नुसरत को फोन करता है। अब यहाँ डीजे केसर को बताता है कि कैसे उसी ने शुभ के बर्थ सर्टिफिकेट से छेड़छाड़ कर शुभ को जेल भिजवाया था, और ये बातचीत रसूल और लुलाक कंप्यूटर के जरिए देख रहे थे। अब यहाँ केसर डीजे को कहता है कि अगर वो पॉइजन पिल्स खाएगा तो हर पिल के बदले वो उसे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देगा, जिससे वो उन तीनों राधिका, नीरज और उमर तक पहुंच सकते हैं। अब डीजे एक पिल खा लेता है, जिससे केसर उसे एक केमिकल फैक्ट्री के बारे में बताता है। डीजे तुरंत निखिल को फ़ोन करता है और निखिल तुरंत उस फैक्ट्री तक पहुंच जाता है। डीजे रसूल को फ़ोन करता है, लेकिन रसूल का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। पिल खाने के बाद डीजे की हालत ख़राब होने लगी थी, लेकिन फिर भी वो दूसरी पिल को खा लेता है और केसर उस कंटेनर की लोकेशन बताता है जो फैक्ट्री की सीवेज के अंदर था, और डीजे ये इन्फॉर्मेशन निखिल को देता है और निखिल उस कंटेनर तक पहुंच गया था। कंटेनर के अंदर राधिका, नीरज और उमर लड़ रहे थे और उमर राधिका को मारना चाहता था ताकि उसके मरने के बाद उन्हें थोड़ी देर की और ऑक्सीजन मिल सके। निखिल कंटेनर के लॉक को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लॉक खुलता नहीं है। तभी सीबीआई की टीम भी वहां पहुंच गई थी और साथ में नैना भी होती है। नैना कंटेनर के लॉक को डिकोड करने की कोशिश कर रही थी। नैना को लॉक डिकोड करता देख रसूल घबराकर उसे फ़ोन करता है। रसूल वॉइस मॉडिफाई की हेल्प से बात करता है, जिससे उसकी रियल वॉइस उन्हें पता नहीं चल पाती। रसूल निखिल को तुरंत नैना को लॉक डिकोड करने से रोकने को बोलता है। निखिल नैना को रोकता है। अब यहाँ रसूल निखिल से कहता है कि या तो वो इन तीनों को बचा ले या फिर अपनी बेटी रिया को, और यहाँ निखिल अपनी बेटी रिया को सेक्रीफाइस कर देता है। रसूल निखिल को सुर असुर के बारे में बताने लगता है और यहाँ डीजे अब तीसरी पिल लेकर खुद को सेक्रीफाइस करने वाला था। निखिल और डीजे अपने सेक्रीफाइस से रसूल को गलत साबित कर देते हैं और रसूल एक प्रोग्राम के जरिए कंटेनर को ओपन कर देता है। रसूल बहुत गुस्से में था। लुलाक रसूल को देखकर हंस रहा था कि डीजे और निखिल ने शुभ को गलत साबित कर दिया, और रसूल लुलाक को शूट कर देता है। और यहाँ रिया की बेबी सिटर उसे खाने में जहर दे देती है, जिससे रिया की भी मौत हो जाती है। और कंटेनर से बाहर निकलते वक्त राधिका पुलिस गन लेकर उमर को शूट कर देती है
और घर आकर निखिल और नैना को रिया की डेड बॉडी मिलती है। यहाँ केसर को सीबीआई अपनी कस्टडी में रखती है क्योंकि उन्हें लगता था कि केसर ही शुभ है। और यहाँ डीजे को सीबीआई से सस्पेंड कर दिया जाता है और रिया की मौत से दुखी होकर नैना निखिल को छोड़कर चली जाती है। 2 हफ्ते बाद निखिल डीजे से मिलता है और अपनी बेटी और पत्नी के लिए डीजे को ब्लेम करता है, क्योंकि अगर डीजे ने शुभ के साथ ये सब ना किया होता तो वह शुभ ये सब ना करता। और एंड में रसूल और डीजे एक दूसरे को देखते हैं और पहला सीजन यही एंड हो जाता है।